हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है एसएस कोचिंग क्लासेस में। मैं राम सिंह। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12 का भौतिक विज्ञान, जिसमें हम लोगों ने अध्याय नंबर 1 और 2 को कंप्लीट कर लिया है। हालांकि अलग अलग चैप्टर में अलग अलग तरीके से अध्याय नंबर दिए गए हैं, यानी कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि विद्युत आवेश तथा क्षेत्र वाला जो हमारा चैप्टर था वो हमने पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया है। उसमें हम लोगों ने पहले आवेश और क्षेत्र में हम लोगों ने आवेश को समझा, क्षेत्र को समझा, विद्युत द्विध्रुव के बारे में समझा, द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में समझा, अच्छे निरक्षीय स्थिति को हम लोगों ने पढ़ा और उसके बाद हमने गॉस की प्रमेय को पढ़ा और गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोगों को भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत विभव एवं धारिता। अब यहाँ पर विद्युत विभव एवं धारिता जो हमारा अगला टॉपिक है, किसी किसी चैप्टर किसी किसी बुक में हो सकता है ये अगला चैप्टर हो, तो यहाँ पर भी जो हमारे पास बुक है ये उसका ये दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है विद्युत विभव एवं धारिता। तो विद्युत विभव एवं धारिता को हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे, यानी पहले पूरा हम लोग विभव को कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग धारिता को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम लोग कंप्लीट करेंगे बेटा, किसको कंप्लीट करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग विभव को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आज हम लोगों को पढ़ने वाले हैं विद्युत विभव, विद्युत विभव। अब इंग्लिश में इसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव होता क्या है, आपको इसके बारे में कुछ खास बातें आपको बताता हूं कि विद्युत विभव एक प्रकार का कारक है। क्या है? पहली बात तो समझिए कि विद्युत विभव सर क्या है? सर ये एक प्रकार का कारक है, यानी एक प्रकार का फैक्टर है। सर एक कारक है यानी फैक्टर है, तो किसी बात को बताता हूँ, बिल्कुल सही बात है। ये हमेशा एक बात को बताता है। क्या बताता है? ये आवेश के प्रवाह की दिशा, मतलब ये हम कह सकते हैं कि विद्युत विभव एक ऐसा कारक है जो हमें आवेश के प्रवाह की दिशा को बताता है, मतलब आवेश किधर से किधर जाएगा। मान लीजिए सपोज करिए कि हमारे पास जैसे यहाँ पर एक बॉडी ए है और एक बॉडी बी है, तो दो हमारे पास क्या है? बॉडी। दो हमारे पास चालक है, दो बॉडी, और इसमें हमने क्या किया? इसको एक वायर के माध्यम से हमने दोनों को जोड़ दिया। और मान लीजिए यहाँ पर इसके पास है 10 कूलाम का आवेश और इसके पास है 15 कूलाम का आवेश। अब मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन करूं कि बताइए आवेश का प्रवाह किधर होगा? आवेश ए से बी में जाएगा या बी से ए में जाएगा? ये मेरा छोटा सा क्वेश्चन है। मैंने क्वेश्चन आपसे ये किया है कि जो आवेश का प्रवाह होगा वो किधर से किधर होगा? आवेश का प्रवाह ए से बी में होगा या बी से ए में होगा? तो यहाँ पर अभी भी इसका मैंने पोटेंशियल नहीं लिखा। मतलब एक उदाहरण से आप, अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं कि मान लीजिए हमने यहाँ पर एक टैंक लिया है और इस टैंक में हमने यहाँ पर वाटर भर रखा है। क्या भर रखा बेटा? वाटर। और इसमें जो वाटर हमने भरा है वो कितना है? 10 लीटर। कितना बेटा? 10 लीटर। या हम मान लेते हैं कि इसमें आवेश मतलब कितना, हमने 100 लीटर इसमें पानी हमने भर दिया। एक हमने और पात्र लिया है, इसमें हमने बेटा जो पानी भरा है वो मान लीजिए कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पर पानी मान लीजिए कितना है बेटा? 200 लीटर। कितना है? 200 लीटर। या मान लेते हैं 20 लीटर, आपको समझाने के लिए हम यहाँ पर रख देते हैं 20 लीटर पानी से। और इन दोनों को हमने बेटा क्या किया? इस तरीके से जोड़ दिया। अब यहाँ पर मान लीजिए ये ए है और यहाँ पर बेटा ये बी है। अब अगर मैं आपसे छोटा सा क्वेश्चन ये पूछूंगा कि बताइए पानी बी से ए में जाएगा या ए से बी में जाएगा, तो आपका सीधा सा जवाब होगा सर पानी बी से ए में जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इसलिए क्योंकि सर यहाँ पर जो पानी की जो सतह है वो कहाँ पर है? ऊपर। पानी की सतह कहाँ? ऊपर। और यहाँ पर पानी की सतह क्या है? नीचे है। यानी सतह यहाँ पर क्या हो जाएगा? कारक हो जाएगा। यानी सतह हमें क्या बता रही है कि पानी का प्रवाह किधर से किधर होगा। तो पानी का सतह मतलब हमेशा पानी क्या होता है? उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर बहता है। आप लोग खेतों में पानी लगाते हैं, हमारे जो झरने वगैरह होते हैं, जो नदियों का पानी फ्लो करता है, वो हमेशा क्या होता है? उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर बहता है। तो पानी का जो प्रवाह होगा वो किधर होगा? उच्च सतह से निम्न सतह की ओर होगा। मतलब पानी सर किधर आएगा? सर पानी बी से ए में आएगा। क्लियर है? पानी कहाँ आएगा? बी से ए में। उसी तरीके से यहाँ पर भी एक फैक्टर है जिसका नाम क्या है? विभव है। वो हमको ये बताएगा कि आवेश का प्रवाह ए से बी में होगा या बी से ए में होगा।
अभी तो नहीं, क्योंकि अभी यहाँ पर कोई पोटेंशियल नहीं इनका दिया गया है, कोई विभव नहीं दिया गया है, मतलब इसमें हम लोग नहीं बता सकते कि आवेश का प्रवाह किधर से किधर हो रहा है, आवेश किधर से किधर बह रहा है, ये अभी हम बिल्कुल नहीं बता सकते। मान लीजिए यहाँ पर हमने इसको पोटेंशियल दे दिया, ये मान लीजिए 5 वोल्ट है और यहाँ पर इसका पोटेंशियल कितना है, 10 वोल्ट है यहाँ पर। अब इनका देखिए विभव हो गया, और हम जानते हैं कि आवेश का जो प्रवाह होता है वो हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। तो मतलब यहाँ पर ये हुआ कि इसका पोटेंशियल कितना है, 5 वोल्ट है, और इसका पोटेंशियल बेटा कितना है, 10 वोल्ट है। और जब तक दोनों के पोटेंशियल में डिफरेंस नहीं होगा, दोनों के विभवों में अंतर नहीं होगा, तब तक बेटा आवेश का प्रवाह होगा ही नहीं। बात क्लियर हो गई? आवेश का प्रवाह कब होगा, जब दोनों के पोटेंशियल में डिफरेंस होगा। तो अब हम ये कह सकते हैं कि आवेश का जो प्रवाह होगा वो बेटा कहां होगा, सर बी से ए में होगा। क्यों होगा? क्योंकि बी का जो पोटेंशियल है, जो विभव है वो ज्यादा है, और ए का जो पोटेंशियल है यानी विभव क्या है, कम है। और आवेश हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहता है, जिस तरीके से पानी उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर बहता है। क्लियर है इतनी बात? तो ये हमारा बेटा क्या हो गया, विद्युत विभव। तो आपको ये समझना बहुत जरूरी था कि विभव आखिर है क्या। अभी हम टू द पॉइंट इसकी परिभाषा पे आएंगे, क्या एग्जाम में लिखना उस पर हम बात करेंगे, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि वास्तव में विभव का काम है क्या। तो विभव एक प्रकार का कारक है जो हमको ये बताता है कि आवेश का प्रवाह किधर से किधर होगा। आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा रखा, क्लास 10th में पढ़ा होगा कि आप जो धारा हमेशा होती है वो धन सिरे से ऋण सिरे की ओर बहती है, आप लोगों ने देखा होगा। तो आवेश का प्रवाह किधर होगा बेटा, हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। अब यहाँ पर आवेश को हम अगर परिभाषित करना चाहें तो इसकी परिभाषा क्या लिखोगे, ध्यान से सुनिएगा। मतलब ये हुआ कि अगर हम आवेश को, विद्युत विभव को V से लिखते हैं और इसका फार्मूला होता है W/Q। इसका फार्मूला बेटा क्या होता है, W/Q होता है। कौन सा फार्मूला होता है, इसका फार्मूला बेटा होता है W/Q, जहां पर W क्या है आपका बेटा, कार्य, और Q आपका बेटा जहां पर क्या है, आवेश है। हमने कहा था जब भी हम फार्मूले से डेफिनेशन बनाते हैं तो नीचे वाले को हम बेटा क्या मान लेते हैं, इकाई। तो यहाँ पर हमने Q को क्या माना, 1 कूलाम। तो जहां पर 1 कूलाम रखोगे, यदि हम मान लेते हैं 1 कूलाम है, तो V बराबर बेटा क्या हो जाएगा, W। मतलब ये हुआ कि जो विद्युत विभव होगा वो किए गए कार्य के बराबर होगा। सीधा सा मतलब ये है कि जो विद्युत विभव होगा वो बेटा क्या होगा, किए गए कार्य के बराबर होगा। अब इसकी परिभाषा देखो क्या होती है कि मान लीजिए यहाँ पर एक हमारा बेटा क्या है, विद्युत क्षेत्र है। ये क्या है, विद्युत क्षेत्र। और विद्युत क्षेत्र में मान लेते हैं पॉइंट यहाँ पर बेटा ये ए है, यहाँ पर एक पॉइंट क्या है, ए है। और मान लीजिए एक इकाई आवेश, इकाई धन आवेश हम लोग पीछे भी बात कर चुके हैं, परीक्षण आवेश की हम पीछे बात कर चुके हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर बेटा एक एकांक आवेश है। क्या बेटा, ये एक एकांक धन आवेश है। अब इस एकांक धन आवेश को हमें इस विद्युत क्षेत्र के अंदर लाना है। तो जब बेटा इसको यहां से लाओगे, यहां से यहां तक लाओगे, तो तुम्हें कुछ ना कुछ बेटा क्या करना पड़ेगा, सर हमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। तो यही किया गया कार्य इस बिंदु पर बेटा क्या कहलाएगा, विद्युत विभव कहलाएगा। क्या करना बेटा, विद्युत विभव कहलाएगा। ठीक है, तो क्या परिभाषा हो जाएगी। और ये एकांक धन आवेश कहां पर रखा होता है, याद रखना सर, कहां रखा होता, अनंत पे रखा होता। अनंत का मतलब ये है कि जो भी आवेश इस विद्युत क्षेत्र के बाहर हो, अब जरूरी नहीं है यहां पर हो, यह विद्युत क्षेत्र के बाहर यहां पर भी होगा, यहां पर भी हो सकता है, 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 यहां पर भी हो सकता है। मतलब इसके विद्युत क्षेत्र से क्या हो, बाहर, तो वो इसके लिए क्या हो जाता है, अनंत हो जाता है। तो इस पॉइंट के लिए बेटा वो क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। तो अब इसकी परिभाषा क्या लिखोगे, एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का बेटा क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। उस बिंदु पर क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। तो ये बेटा इसकी परिभाषा हो गई। अब बेटा हम इसके मात्रक की बात करते हैं। तो इसका जो मात्रक होता है बेटा, तो इसका मात्रक कितना होता है, वोल्ट होता है। वोल्ट लिखो या कूलाम जूल प्रति कूलाम भी लिख सकते हो। हालांकि जो आजकल चल रहा है तो हमारे पास बहुत ज्यादा हम लोग जो यूज करते हैं वो वोल्ट को ही यूज करते हैं। वोल्ट प्रति कूलाम भी आप, जूल प्रति कूलाम भी यहाँ पर लिख सकते हैं।
तो इसका मात्रक क्या होता है बेटा? तो विद्युत विभव का मात्रक मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है सर? वोल्ट होता है। तो कभी कभी एग्जाम में आपसे ये पूछा जाता है कि 1 वोल्ट की परिभाषा, क्या पूछा जाता है? 1 वोल्ट की परिभाषा हमसे एग्जाम में पूछा जाता है कि 1 वोल्ट की परिभाषा। तो कैसे परिभाषा बनाओगे? हम मान लेते हैं यदि W कितना हो, 1 जूल हो, मतलब 1 जूल का कार्य करना पड़े, और आवेश कितना हो, 1 कूलाम का आवेश हो, है ना? तो यहां पर याद रखना, तो V क्या हो जाएगा आपका बेटा? 1 वोल्ट हो जाएगा। V क्या हो जाएगा आपका? 1 वोल्ट हो जाएगा। कैसे? यहां पर आप देखिए W 1 जूल है, तो यहां पर आप W की जगह पे 1 रखिए। आवेश कितना है? 1 कूलाम है, तो 1 यहां पर रखिए। 1 को 1 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, और विभव का मात्रक क्या था? वोल्ट होता है। तो यानी ये हमारा क्या हो जाएगा? 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट की परिभाषा क्या हो जाएगी? तो जैसे हमने इसकी विभव की परिभाषा को याद किया है, वैसे हम इसको याद करेंगे। कैसे? 1 कूलाम आवेश को, ध्यान से सुनना, 1 कूलाम आवेश को अनंत से, कहां से? अनंत से विद्युत क्षेत्र तक, विद्युत क्षेत्र में लाने में यदि 1 जूल का कार्य करना पड़े, तो उस बिंदु का जो विभव होगा वो 1 वोल्ट के बराबर होगा। क्या कहा? एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा। 1 कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में यदि 1 जूल का कार्य करना पड़े, तो उस बिंदु का जो विभव होगा वो 1 वोल्ट के बराबर होगा। क्लियर हो गई? तो ये हमारा बेटा क्या था? विभव था। अब विभव के बाद हम लोग बेटा हम यहां पर पढ़ेंगे कि आपका विभवांतर क्या होता है। तो आप इसकी परिभाषा जल्दी से लिख लीजिए, सॉरी आप इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। चलिए, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम लोगों को बेटा जो अगला टॉपिक इसमें पढ़ना है उसका नाम है विद्युत विभवांतर। नाम से ही पता चल रहा, विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर, विद्युत विभवांतर इंग्लिश में बोला जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये हमारा बेटा क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या, पहले इसको समझो। नाम से पता चल रहा, विभवांतर, विभव में अंतर। विभवांतर का मतलब क्या हुआ? विभव में अंतर। मान लीजिए आपके पास एक बेटा ये विद्युत क्षेत्र है, और विद्युत क्षेत्र में मान लीजिए एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट क्या है बेटा? बी है। एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है। और यहां पर ध्यान से सुनिए, इसका जो पोटेंशियल है वो VA है, और इसका जो पोटेंशियल बेटा क्या है? VB है। तो इसका फार्मूला तो यही क्या है? दोनों का पोटेंशियल अलग अलग होगा। जब तक दोनों का पोटेंशियल अलग अलग होगा नहीं, तब तक आवेश का प्रवाह नहीं होगा, यानी करंट का फ्लो नहीं होगा। तो होना क्या चाहिए कि यानी आपके पास यहां पर आवेश का प्रवाह होना चाहिए। तो आवेश का प्रवाह कब होगा? तो आवेश का प्रवाह बेटा तभी होता है जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है? तो इसका विभव VA है और इसका विभव VB है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का जो फार्मूला होता है वो होता है VA माइनस VB बराबर W/Q। ये विद्युत विभवांतर का फार्मूला होता है, याद रखना। अब इसकी परिभाषा क्या होगी, इस बात को भी थोड़ा सा समझ लीजिएगा। यहां पर मान लीजिए हमारे पास कोई एक परीक्षण आवेश Q0 रखा, यानी एकांक धनावेश रखा हुआ। इस एकांक धनावेश को पॉइंट A से पॉइंट B तक ले जाना है। तो पॉइंट A से पॉइंट B तक ले जाने में आपको क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। तो यही दिया गया कार्य दोनों बिंदुओं के बीच बेटा क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। क्या कहलाता है? विभवांतर, यानी पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। तो क्या परिभाषा लिखोगे? विद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक धन आवेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है वही किया गया। तो यही कार्य दोनों बिंदुओं के बीच क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। ठीक है? क्या कहलाता है बेटा? विभवांतर कहलाता है। बात क्लियर है? समझ में आई?
तो जब तक विभव में अंतर नहीं होगा तब तक आवेश का प्रवाह नहीं होगा, हम ये कह सकते हैं कि धारा नहीं बहेगी। तो सीधी सी बात क्या हो गई, एकांक विद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कहलाता है। तो ये आपकी बेटा हम लोगों ने यहाँ पर क्या देख ली, परिभाषा देख ली। क्लियर है। अब जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है वो है बिंदु आवेश के कारण हम लोगों को विभव की गणना करनी है। किसके कारण, बिंदु आवेश के कारण विभव की गणना करनी है। तो अब हम लोग यहाँ पर अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा बिंदु, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार पूछा गया। तो बिंदु आवेश के कारण विभव। तो बिंदु आवेश का कारण मतलब बिंदु आवेश तो आप लोग जानते हैं एक ऐसा छोटा आवेश है ना, बहुत छोटा आवेश होता है बिंदु आवेश। तो यहाँ पर देखो ये हमारे पास बेटा क्या होता है, एक बिंदु आवेश के बारे में हम पीछे बता चुके हैं। तो हमारे पास ये एक बिंदु आवेश है। यहाँ पर बेटा ये हमारे पास क्या है, एक बिंदु आवेश है और मान लीजिए बिंदु आवेश है ये प्लस क्यू है, एक प्लस क्यू एक बिंदु आवेश है और इसको हम सपोज करिए नाम दे देते हैं, चलो हम इसको नाम चलो बाद में देंगे। और मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु P है, क्या है, एक बिंदु P और इसका अपना एक विद्युत क्षेत्र होगा। तो ये अभी कहाँ रखा हुआ है, अनंत पे रखा हुआ है। ठीक है, कहाँ पर, अनंत पे। और याद रखना यहां से इसकी जो दूरी है वो कितनी है बेटा, d। समझ के चलिएगा, बिंदु आवेश से जहां पर हमें जिस बिंदु पर विभव की गणना करनी है उसकी दूरी बेटा क्या है, d है। अब r भी ले सकते हो, x भी ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी। मैंने यहाँ पर d लिया, d फॉर डिस्टेंस। यानी बिंदु आवेश से बिंदु P की जहां पर हमें विभव की गणना करनी है उसकी दूरी कितनी है बेटा, d है। अब हम क्या करते हैं, इस दूरी का एक स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं, छोटा सा भाग ले लेते हैं और इस छोटे से भाग को हमने नाम दिया कितना बेटा, dp। और यहां से यानी इससे बिंदु आवेश से ये जो पॉइंट P की दूरी है हमने बेटा कितनी मान ली, ये x है। ठीक है, क्या है, x है। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है बेटा, x है और इसी का हमने एक छोटा सा पार्ट लिया है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। क्लियर है। तो ये बेटा हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर dx हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात। तो यहाँ पर बेटा हमारे पास ये क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये आपका चित्र बन गया। अब यहाँ पर आप माना की करके लिखेंगे, माना की करके लिख लेंगे। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पर छोटा सा कार्य करेंगे यानी B से A तक कार्य करेंगे। अभी फिलहाल पहले हम ये देख लेते हैं कि बिंदु B पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आप क्या लिखोगे, लिखोगे क्योंकि बिंदु B पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आपको हमने इससे पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला पढ़ाया था। E बराबर बेटा क्या होता, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन बेटा क्या होता, R स्क्वायर। यहाँ पे समीकरण 1। लेकिन यहाँ पर ध्यान से सुनो, वहां पर दूरी R थी लेकिन यहाँ पर इस बिंदु आवेश से B की दूरी कितनी, x है, इसलिए यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा, आपका x स्क्वायर हो जाएगा। ये बात याद रखना। ठीक है, वहां पर दूरी आपने R लिया था तो R था, लेकिन यहाँ पर दूरी बेटा क्या x है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लेंगे, x स्क्वायर लेंगे। अब हमें क्या करना है, इस बिंदु पर विभव की गणना करनी है। यानी कहीं ना कहीं हमें आवेश को, एकांक आवेश को यानी परीक्षण आवेश को कहां से लाना है, अनंत से लाना है। तो सबसे पहले हम अनंत से ना ला करके हम B से A तक लाएंगे। कहां से बेटा, B से A तक हम लोग लाने वाले हैं। तो एकांक आवेश को अब हम क्या लिखेंगे, हम आगे लिखेंगे एकांक आवेश को बिंदु B से A तक लाने में किया गया कार्य। तो बेटा यहां पर ध्यान से देखो, जब हम B से A तक लाएंगे कुछ ना कुछ तो हमें कार्य करना पड़ेगा। और हम जानते हैं कि कार्य को हम लोग बेटा कहां से लिखते हैं, W से लिखते हैं। कार्य को हम कहां से लिखते हैं, W से। और कार्य का फार्मूला होता है बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। और यहाँ पर बल क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमने आपको जब चैप्टर में शुरुआत में पढ़ाया था, हमने कहा था कि आपको बात याद करके चलना है
कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, एक प्रकार का बल है। तो यहाँ पर आपका बेटा जो बल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ई। और बी से ए तक ला रहे हो तो कितना विस्थापन कर रहे हो, तो सर आप कहेंगे विस्थापन हो जाएगा dx। लेकिन यहाँ पर एक बात समझना कि यहाँ पर ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर हमें विभव की गणना करनी है। तो एकांक धन आवेश को जब आप इधर लाएंगे तो ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा ये अपने से दूर भेजेगा यानी प्रतिकर्षित करेगा, तो उसके विरुद्ध आप काम करेंगे, इसलिए यहाँ पर कौन सा चिन्ह आ जाएगा, माइनस का चिन्ह आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एकांक परीक्षण आवेश हमें यहाँ पर क्या करना, विभव की गणना करनी, और एकांक आवेश को आप बेटा कहां से ला रहे हैं, सर आप अनंत से ला रहे हैं। कहां से ला रहे हैं, अनंत से। तो जब आप अनंत से लाएंगे तो हमें, आप अनंत से ला रहे हैं तो ये तो उसको दूर भेजेगा ना, क्योंकि पॉजिटिव है, और परीक्षण आवेश भी पॉजिटिव होता, तो वो जब इस तरफ आने की कोशिश करेगा तो ये अपने से दूर भेजेगा ना, और जब अपने से दूर भेजेगा तो तुम ताकत लगाओगे इधर, तो विपरीत काम कर रहे ना, इसलिए यहाँ पर कौन सा चिन्ह आ जाएगा, माइनस का चिन्ह आ जाएगा। अब यहाँ पर बेटा ध्यान से देखो, समीकरण किससे, एक से, तो समीकरण एक से ई का मान यहाँ पे भरिए, तो ये हो जाएगा W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर बेटा ये हमारे पास क्या है, dx। तो ये हमने बेटा यहाँ पर क्या निकाल लिया, W निकाल लिया, क्लियर है। लेकिन यहाँ पर एक बात और आपको समझना होगा जो मैं भूल गया हूँ, कि यहाँ पर जो आप कार्य कर रहे हैं वो छोटा सा कार्य कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर इसके पास dw आप लगा लीजिए, d लगा लीजिए, मैं भूल गया, क्योंकि यहाँ से इसको यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए हमें छोटा कार्य करना पड़ रहा है, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई, हमने यहाँ पर क्या ज्ञात किया, एक छोटा सा कार्य ज्ञात कर लिया। अब मान लीजिए यहाँ से आप B से A लाए हो, A से C लाओगे, C से A, इस तरीके से बहुत सारे छोटे छोटे आपको कार्य करना पड़ेगा। तो जब बहुत छोटे छोटे से कार्य करना होगा तो अभी हम B से A से ला रहे हैं, अब हम डायरेक्ट बेटा कहाँ से ला रहे हैं, अनंत से ला रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे एकांक आवेश को अनंत से कितनी दूरी पे लाओगे, d दूरी पर, अनंत से d दूरी तक लाने में किया गया कार्य। तो अनंत से d दूरी तक लाने में किया गया कार्य, तो वो कितना हो जाएगा, तो यानी छोटे छोटे कार्य हैं, इनको जोड़ दोगे तो आपका बड़ा कार्य W हो जाएगा, यानी इसका हमें बेटा समाकलन करना होगा। तो कहां से ला रहे हो सर, अनंत से हम कितनी दूरी ला रहे हैं सर, d दूरी ला रहे हैं, तो ये छोटा सा कार्य आपको dw आपको जोड़ना पड़ेगा, क्लियर है। अब dw का मान आप यहां से इसका भरोगे तो क्या आ जाएगा, ये अनंत है, ये d है, तो ये आपका आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्लियर है बेटा। और यहाँ पर आपके पास है Q अपॉन एक्स स्क्वायर, और इंटू बेटा क्या है, dx है। ये हमारी इतनी बेटा कांस्टेंट वैल्यू होती है, तो ये बाहर आ जाएगी। अब कैसे समझाएंगे, देखो dx, d के सापेक्ष यहाँ पर क्या है, समाकलन किया गया, तो ये dx क्या रहेगा अंदर और बाकी सब बाहर आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो अंदर हमारे पास बेटा क्या बचने वाला है, ये आपका अनंत है और ये आपका d, तो अंदर आपके पास बचेगा 1/x स्क्वायर और इंटू बेटा क्या हो जाएगा dx। अब हम इसका समाकलन करेंगे, अच्छा एक बार इसको और देख लेते हैं, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर आपका ये बेटा अनंत है और ये आपका d है। यहाँ पर ये x की पावर नीचे माइनस में ऊपर जाएगी, तो x की पावर प्लस में तो ऊपर जाएगी माइनस में, और ये आपका हो जाएगा dx, क्या हो जाएगा बेटा, dx हो जाएगा। अब यहाँ पर एक समाकलन का फार्मूला होता है, उसको मैं डिब्बे में आपको बता देता हूँ क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर एक समाकलन का फार्मूला होता है कि अगर x की पावर यानी समाकलन x की पावर n और इंटू बेटा क्या है यहाँ पर dx है समाकलन की, तो इसका फार्मूला होता है कि x की माइनस प्लस 1 होता है और नीचे क्या होता है, n प्लस 1 होता है। अगर ये समाकलन का फार्मूला होता है, एक्स एन इंटू डी एक्स का अगर समाकलन करेंगे तो ये आता है। अगर आप गौर से देखेंगे तो ये एज इट इज लिखा हुआ है, इसके जैसा लिखा हुआ है। तो अगर हम तुलना करेंगे तो x की जगह पे तो x से समझ में आता, लेकिन n की जगह पे क्या है, -2 है, तो हमें क्या लिखना होगा, n की जगह पे सिर्फ -2 लिखना है। तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो यहाँ पर समाकलन कर दिया है तो समाकलन का साइन हट जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा x माइनस का 2 प्लस का 1 और माइनस का 2 प्लस का 1, और ये आपकी अपर लिमिट और ये बेटा आपकी लोअर लिमिट, क्लियर है।
इतनी बात समझ में आ गई। तो ये आपकी बेटा क्या है, अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट। अब फिर आगे यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये आपको दिया गया तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर देखो 2 में से 1 जाएगा तो x की पावर -1, और बटे में बेटा ध्यान से देखो, अच्छा ये माइनस आप लोग भूल गए हैं, यहाँ पर ये माइनस लिखते हुए आइए, ये देखिए माइनस था ना, तो यहाँ पे माइनस रहेगा, यहाँ पर भी माइनस रहेगा, यहाँ पे माइनस बाहर आ जाएगा, ये देखिए माइनस बाहर आ गया, ठीक है, और यहाँ पर भी माइनस बाहर आ जाएगा। क्लियर है? और यहाँ पर भी बेटा क्या होने वाला है, आपका माइनस बाहर आ जाएगा, और नीचे क्या बचेगा, माइनस का 1 बचेगा, 2 में से 1 गया तो माइनस का। क्लियर है? ये आपकी अपर लिमिट और ये आपकी लोअर लिमिट। क्लियर है? अब यहाँ पर ध्यान से देखो, ये माइनस और इस माइनस से, ये माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर बेटा ध्यान से देखो, ये x की पावर 1 माइनस में है, तो जब ये बटे में आ जाएगी तो x की पावर बेटा क्या हो जाएगी, प्लस में, और ये अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट। अब बेटा हम लिमिट को हल कर लेंगे, तो लिमिट को कैसे हल करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। बायोलॉजी वाले बच्चे फार्मूले को याद रखेंगे, डिब्बे में मैंने कर दिया है, मैथ वाले बच्चों के लिए कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, ये हो जाएगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और देखो यहाँ पर हमें लिमिट को सॉल्व करना, तो x की जगह पे एक बार बेटा क्या रखोगे, d को माइनस, और एक बार बेटा आप क्या रखोगे, अनंत को। तो लिमिट को हमने हल कर लिया, और 1 अपॉन अनंत बराबर क्या होता है बेटा, 0 होता है, इसलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि v बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर बेटा ये क्यों, क्योंकि ये ओवरऑल 0 हो गया, तो बचा क्या, d, तो यह हो गया d। तो यही बेटा बिंदु आवेश के कारण विभव का फार्मूला होता है, ये आप तैयार कर लेना। और ये वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, हम कह सकते हैं कि ये आपके एग्जाम में आना ही आना है। तो बिंदु आवेश के कारण हम लोगों ने विभव की गणना कर ली है, और ये फार्मूला आपको याद रखना है। अब हम बेटा क्या करेंगे, बिंदु आवेश के कारण अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में हम लोग भी विभव की गणना करेंगे। ठीक है, तो अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में भी विभव की हम लोग गणना करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब बेटा हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं कि विद्युत ध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव, जैसे हम लोगों ने विद्युत ध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को पढ़ा था, अब हम लोगों को क्या पढ़ना है, विद्युत विभव पढ़ना। तो वहां पर हमने तीव्रता को 2 स्थितियों में निकाला था, एक तो अक्षीय स्थिति थी और दूसरा बेटा हमारा क्या था, निरक्षीय स्थिति थी। इसी तरीके से हम लोग यहाँ भी इसका अक्षीय और निरक्षीय दोनों स्थितियों को हम लोग पढ़ेंगे, यानी आज जो हम लोग है विभव वाला पूरा टॉपिक कंप्लीट कर देंगे। लेकिन ये हो सकता है आज कंप्लीट ना हो पाए, क्योंकि समविभव पृष्ठ के बारे में भी हम लोगों को पढ़ना होगा, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो सकता है। तो आज देख लेते हैं कि सबसे पहले क्या किया जा सकता है। ध्यान से देखिए, विद्युत ध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव, तो नंबर 1 जो हम लोग बेटा पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में विभव। तो कौन सी स्थिति में हम लोग विभव पढ़ने वाले बेटा, अक्षीय स्थिति में हम लोग विभव पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको विद्युत ध्रुव बनाना आता है तो बना लीजिए। ये मान लीजिए हमारे पास एक विद्युत ध्रुव है, इसको नाम दे दिया A और इसको नाम दे दिया B। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी थी, 12 थी, एक स्मॉल डिस्टेंस है ये। इसका ये सेंटर पॉइंट क्या था, O था, और O से यानी इसी के अक्ष पर एक बिंदु मान लीजिए यहाँ पर बेटा क्या P है, जिस पर हमें विभव की गणना करनी है। और यहाँ से बिंदु O से इसकी जो डिस्टेंस थी हमने बेटा कितनी ली थी, R लिया था। तो यहाँ पर इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा, R। क्लियर है? अगर ये टोटल 2L है तो इसका ये सेंटर है तो ये L, और ये बेटा क्या हो जाएगी, L हो जाएगी। क्लियर है? तो यहाँ से O से A की जो दूरी हो जाएगी वो भी हमें जरूरत आगे पड़ेगी, तो आगे देखेंगे, नहीं पड़ेगी तो O से A की दूरी L दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले आप माना की करके लिख लेंगे। देखिए हमारा जो नोट्स है आप इसी तरह से लिखिएगा, आपको सिर्फ बनाना है और माना की करके लिख लेना है। तो जब हम माना की करके क्या लिखोगे, माना की करके लिखोगे, माना एक विद्युत ध्रुव AB है जो 2 आवेशों से मिलकर बना हुआ है। कितने आवेशों से मिलकर बना हुआ बेटा, 2 आवेशों से मिलकर बना हुआ है। एक माइनस Q और दूसरा आवेश बेटा क्या है, प्लस Q। 2 आवेशों से मिलकर बना हुआ है जिनके बीच की अल्प दूरी क्या है, 12 है।
इसके केंद्र O से R दूरी पर एक बिंदु P है, अच्छी स्थिति में एक बिंदु P है जिस पर हमें विभव की गणना करनी है। ये इतना आपको यहाँ पे लिखना होगा। तो माना कि करके आप लिखोगे तो आप सबसे पहले यहाँ पे लिखोगे V माइनस क्यू, यानी माइनस क्यू आवेश के कारण हम लोग क्या निकालेंगे विभव, वो कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और माइनस क्यू के कारण इस पर कैसा चार्ज है, माइनस चार्ज है, इसलिए माइनस। और देखिए अभी यहाँ पर इसकी जो डिस्टेंस हमने लिया है, ध्यान से मेरी बात सुनना, वो डिस्टेंस इसकी कितनी आएगी, तो ए से, ध्यान से सुनो, माइनस क्यू की इस बिंदु पी से दूरी कितनी होगी, ए पी हो जाएगी। तो यहाँ पे दूरी क्या हो जाएगी, ए पी। और इसकी दिशा भी बताना चाहो तो बता दो, ना बताना चाहो तो यहाँ पर कोई जरूरी है नहीं, तो मत बताओ, ज्यादा कंफ्यूजन ना पालो। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और माइनस का क्यू, और ए पी की डिस्टेंस अगर बात करें ए से पी की डिस्टेंस, तो यहाँ तक तो आर है, तो ये एल जुड़ जाएगा, तो ये आपकी हो जाएगी आर प्लस एल। इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। तथा अब प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू कारण आवेश विभव निकालोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये बेटा आपके पास हो जाएगा क्यू, और इसकी डिस्टेंस बेटा प्लस क्यू से ए की दूरी कितनी हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी बीपी। और यहाँ पर ध्यान से देखो तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और प्लस का क्यू है, और अपॉन बीपी की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, टोटल आर है, आर से एल घटा दीजिए तो क्या हो जाएगी आर माइनस एल। ये सब आप पीछे पढ़ चुके हैं, इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब इसके बाद हम बेटा क्या निकालेंगे, परिणामी विभव। परिणामी विभव, तो परिणामी विभव हमने कहा था चाहे जोड़ के निकालो चाहे घटा के निकालो। तो परिणामी विभव निकालना तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, V प्लस क्यू माइनस V माइनस क्यू प्लस, तो हम यहाँ पर जोड़ के परिणामी विभव निकालेंगे। अब बेटा किससे, समीकरण 1 व 2 से। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से बेटा जब हम जाएंगे, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, तो समीकरण 1 व 2 से जब हम जाएंगे तो क्या करने वाले हैं, देखो अब इनके मान को यहाँ पे आप भरिए, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, देखिए तो ये आपका आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और प्लस का क्यू अपॉन आर माइनस एल प्लस, और देखो माइनस का माइनस क्यू की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे रखोगे समीकरण, तो ये आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और माइनस का क्यू अपॉन बेटा क्या हो जाएगा आर प्लस एल। आप ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, इसको एक बार और लिख लीजिए, क्यों अभी बताता हूँ। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू अपॉन बेटा क्या हो जाएगा आर माइनस एल, और प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा, तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू अपॉन आर प्लस एल हो जाएगा। अब इतनी वैल्यू देखो हमें क्या मिल रही है, कॉमन मिल रही है, इतनी वैल्यू बेटा क्या मिल रही है, कॉमन। तो यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू क्यू कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा 1/r माइनस एल माइनस 1/r प्लस एल। तो ये हमको इतना मिल गया, क्लियर है। तो ये हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इससे इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो r प्लस एल, मतलब एलसीएम ले लीजिए, और ये r माइनस एल, नीचे क्या हो जाएगा r प्लस एल और r माइनस एल। तो ये हमने बेटा इनका एलसीएम लिया, इससे इसका, इससे इसका, इससे इसका गुणा करा के यहाँ पे लिख दिया। तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये r प्लस एल है, माइनस का r प्लस एल हो जाएगा, माइनस से सबका मल्टीप्लाई, a प्लस बी, a माइनस बी मतलब a स्क्वायर माइनस का बेटा b स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये देखिए यहाँ पे प्लस और ये माइनस का कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 2l, और नीचे आपके पास बचेगा r स्क्वायर माइनस का l स्क्वायर। तो यहाँ पर आपके पास बचेगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर बेटा ध्यान से देखो, ये 1 मैंने लिख दिया, यहाँ पे देखो 2QL, तो 2QL बराबर क्या होता है P, आपने पीछे पढ़ा, और नीचे हो जाएगा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। मान लेते हैं यदि जो 2L है वो r से बहुत छोटा है, इसलिए v बराबर यहाँ पर ये, इसको नगण्य छोड़ देंगे, इसको नगण्य मान लेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और p अपॉन बेटा क्या होता है r स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो गया, अक्षीय स्थिति में, यानी
विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर जो विभव होगा वो v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने बेटा कैसे पढ़ लिया, अक्षीय स्थिति में पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे निरक्षीय स्थिति में, तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ले लिया, चलिए अब हम लोग बेटा कहाँ पर देखने वाले हैं, तो हम सब अब देखेंगे निरक्षीय स्थिति में। तो दूसरा नंबर हम लोग पढ़ने वाले हैं निरक्षीय स्थिति में। एक कॉमन सी बात याद रखना कि निरक्षीय स्थिति में जो विभव होता है वो बेटा आपका कितना होता है, शून्य होता है। ठीक है, तो विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में आप जब भी विभव निकालेंगे तो कितना होता है, वो शून्य होता है। उसको हम आपको बता देते हैं। निरक्षीय स्थिति, तो विद्युत द्विध्रुव बनाइए पहले। चलिए, ये प्लस क्यू ए बी ए माइनस क्यू, ठीक, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l। ठीक है, इसका एक केंद्र होता था, केंद्र से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विभव की गणना करनी, और ये इसका हमने ये इसकी अक्ष मिलाने ला, तो ये L हो जाएगा, ये L हो जाएगा, ये आप जानते हैं। और ये भी आपको हमने बताया था, ये r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो जिन बच्चों ने वो क्लास नहीं की है तो वो ये बच्चा क्लास जरूर कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत हो आप जल्दी से बताइए। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि तीव्रता की दिशा इधर थी, तो आप ये बनाना चाहो तो बना लो, पर यहाँ पर ज़रूरत है नहीं क्योंकि तीव्रता से हमको यहाँ पे ज़्यादा मतलब है नहीं। ठीक है, फिर आप यहाँ पर क्या लिखोगे, माना की, क्या लिखोगे बेटा, माना की करके लिखोगे। माना की एक विद्युत द्विध्रुव ए बी है जो प्लस क्यू माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l है। इस आवेश के केंद्र O से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। तो फिर उसी तरीके से आप लिखोगे V प्लस क्यू क्या, हाँ प्लस क्यू क्या के कारण आवेश, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q अपॉन, यहाँ से देखो बेटा इसकी दूरी कितनी है, ये AP है, तो यहाँ पर आप लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q, और AP बेटा बिंदु आवेश के कारण विभव का फार्मूला तो ये होता है, AP कितना है, तो ये सर है √r² प्लस l स्क्वायर। इसको आप मान लीजिए समीकरण 1। ठीक है, क्या इतना आपको दिख रहा है, तो ये हमारा बेटा क्या हो जाएगा, समीकरण 1 हो जाएगा। तथा अब हम बेटा किसके कारण निकालेंगे, v माइनस क्यू के कारण, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ध्यान से सुनना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा Q अपॉन बेटा कितना हो जाएगा, ये BP कितना हो जाएगा BT, और ये हमारा क्या है, माइनस चार्ज। अगर यहाँ से इसको और हम हल करेंगे तो ये हमें मिलने वाला है v माइनस क्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस का Q अपॉन √r² प्लस l स्क्वायर। अब दोनों बिंदुओं के कारण हमने विभव की गणना कर लिया है। अब बेटा हम लोग इसका क्या निकालेंगे, परिणामी विभव। क्या निकालने वाले हैं, परिणामी विभव। तो परिणामी विभव ने कहा जोड़ के निकालो चाहे बेटा घटा के निकालो। तो यहाँ पर हम कैसे जोड़ेंगे, ध्यान से देखो, तो परिणामी विभव V, तो V प्लस क्यू और प्लस V माइनस क्यू। समीकरण 1 और 2 से आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसका विभव कितना आना है बेटा, शून्य आना है। तो समीकरण 1 व 2 से, तो V बराबर V प्लस कितना आया है, तो ये देखिए बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन √r² है ना बेटा, और प्लस बेटा क्या है l स्क्वायर, प्लस इसका क्या आया है, माइनस Q का कितना आया है, तो ये देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये माइनस का Q अपॉन √r² प्लस l स्क्वायर, और यहाँ पर इसको हल करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन √r² प्लस l स्क्वायर प्लस माइनस बेटा माइनस, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर हो जाएगा Q अपॉन √r² प्लस l स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं ये चीज और ये चीज दोनों चीजें आपस में बेटा क्या है, बराबर हैं। इस वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, चिन्ह बदले हुए कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 0। तो यानी निरक्षीय स्थिति, यानी विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में
कहीं पर भी इसकी निरक्षीय स्थिति में यहाँ पर कहीं पर भी आप विभव की गणना करेंगे तो हमेशा विभव आपको क्या मिलेगा, शून्य मिलेगा। तो कल की डेट में क्वेश्चन ये आ सकता है विद्युत ध्रुव के किस स्थिति में विद्युत विभव का मान में शून्य मिलता है, तो आप बताएंगे सर निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान शून्य मिलता है। तो आपके जो बड़े बड़े कॉम्पिटिशन होते हैं वहां पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और विद्युत विभव से जुड़ा हुआ एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है जिसको भी हम लोग कवर कर लेंगे, और उस लास्ट टॉपिक का नाम है समविभव पृष्ठ। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट बेटा ले लीजिए, इसका ले लिया। आपको पूरा नोट्स ऐसे ही बना लेना, बस माना की करके लिख लेना, बाकी जैसे हमने लैंग्वेज लिखी आप ऐसे ही लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब अगला जो हमारा टॉपिक है जिसका नाम है बेटा समविभव पृष्ठ। क्या नाम है, समविभव पृष्ठ। तो समविभव पृष्ठ का मतलब ही है समान विभव वाला पृष्ठ, है ना, समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ बहुत स्पीड में आज पढ़ाए हैं। समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ, सम का मतलब होता है समान, समान विभव वाला पृष्ठ। यानी एक हमने कोई पृष्ठ ले लिया और इस पृष्ठ से बेटा इस तरीके से बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलती हैं, निकल रही ना, बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलती हैं इस तरीके से। यानी एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या हो, समान हो, उसे हम लोग बेटा क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ कहते हैं। और ये आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर हम कहें इस चैप्टर का। ठीक है, तो इस ऐसे पृष्ठ को हम लोग बेटा क्या बोलते हैं, समविभव पृष्ठ। तो ये हमारे पास बेटा क्या हो जाएगा, समविभव पृष्ठ। एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या हो, एक समान हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ कहते हैं। और सामान्यतः जितने भी हमारे चालक होते हैं वो लगभग समविभव पृष्ठ ही होते हैं। ऐसा नहीं है कहीं पर जो विभव है ज़्यादा है, कहीं पर विभव कम है, कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पर कम, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो हर एक जगह पर यानी जितने भी हमारे चालक, लगभग जितने भी चालक हैं सब पर क्या होता है, विभव एक समान होता है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि सम दुनिया में जितने भी हमारे चालक हैं लगभग सारे के सारे समविभव पृष्ठ हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखना। अब समविभव पृष्ठ के हम गुणों की बात करते हैं, समविभव पृष्ठ के गुण की बात करते हैं। तो पहला तो है प्रत्येक बिंदु पर विभव कैसा होता है, समान होता है। तो पहला भी पॉइंट तो इसका परिभाषा हो जाएगा। अब दूसरा पॉइंट याद रखो, मान लीजिए इसके इस पॉइंट पर भी बेटा क्या है, समान है, और इस बिंदु पर भी बेटा क्या है, विभव समान है। तो इन दोनों बिंदुओं का बेटा विभव क्या है, समान है। मान लीजिए इसका विभव भी इस बिंदु पर विभव भी समान है, कि समविभव पृष्ठ है, और यहाँ पर भी विभव समान है। तो क्या यहाँ पर विभवांतर होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि समविभव पृष्ठ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर होता है, क्या होता है बेटा, विभवांतर होता है वो कितना होता है, शून्य। क्या होता है, विभवांतर होता है कितना होता है, शून्य होता है। तीसरी बात हम बात यहाँ पर करेंगे कार्य। तो कार्य भी बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। कार्य यहाँ पर शून्य क्यों होगा, क्योंकि भैया बताइए यहाँ पर आवेश कितना है, इसका मतलब यहाँ पर विभव और इसका विभव, दोनों विभव आपस में बराबर हैं। तो क्या आवेश को यहाँ से यहाँ तक लाया जा सकता, नहीं लाया जा सकता। हमने कहा था आवेश का प्रवाह तभी होगा, ध्यान से मेरी बात सुनना, क्या कहा था मैंने, आवेश का प्रवाह तभी होगा जब विभव में अंतर होगा, और जब विभव में अंतर होगा तभी आप क्या करेंगे, कार्य करेंगे। तो आप इसको यहाँ से यहाँ तक नहीं लाएंगे, है ना। तो यहाँ पर बेटा क्या नहीं होगा, कार्य नहीं होगा, अर्थात कार्य कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो तीन बातें याद हो गई। और चौथी बात यह है कि समविभव पृष्ठ से निकलने वाली बल रेखाएं, क्या बेटा, बल रेखाएं। तो बल रेखाएं हमेशा बेटा क्या होती हैं, पृष्ठ के लंबवत होती हैं। क्या होती हैं बेटा, पृष्ठ के लंबवत होती हैं। तो ये बात याद रखना। तो ये हमारा बेटा क्या था, समविभव पृष्ठ था। और यहाँ पर हम लोगों ने ये समविभव पृष्ठ के गुण भी हमने देख लिया। ठीक है, एक बात और मैं लिखवा दूं, पांचवा पॉइंट याद आ गया कि समविभव पृष्ठ, ध्यान से सुनना,
समविभव पृष्ठ कितने हों? 2। अगर 2 समविभव पृष्ठ हैं तो वो बेटा एक दूसरे को नहीं काटते। तो हम ये कह सकते हैं कि 2 समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काट सकते हैं। क्यों? क्योंकि भैया आपको पता है कि जब 2 बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काट सकते, उस पृष्ठ से क्या निकल रही? बल रेखाएं निकलती। एक पृष्ठ से भी बल रेखाएं निकल रही, दूसरे पृष्ठ से बल रेखाएं निकल रही। बल रेखा यानी जब दोनों पृष्ठ अगर काटेंगे तो बल रेखाएं भी तो एक दूसरे को काटेंगी, लेकिन ऐसा पॉसिबल है नहीं। क्लियर है? तो ये हम लोगों ने बेटा विभव वाला पूरा पोर्शन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग धारिता को पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद। अगर वीडियो समझ में आए, ना समझ में फिर भी पढ़िए, आपका काम है पढ़ना, पढ़ना जरूरी है। आप समझेंगे, मैं मालूम है। ठीक है, तो इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। हाँ, एक चीज कहना मैं भूल गया कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचेगा और ज्यादा से ज्यादा बच्चे उसका बेनिफिट उठा पाएंगे। अगर आपको कहीं पर कोई दिक्कत आ रही है, कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं इसका जवाब देने की जरूर कोशिश करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद। मिलेंगे नए क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।